तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 फर्स्ट लाइफ बुक इंग्लिश की चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो कि रिटन है नेल्सन रोहिलाला मंडेला के थ्रू। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 10th May dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasantly busied by dignitaries and world leaders who are coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be largest gathering over of international leaders of South African soil. सॉरी। तो यहाँ पे क्या है कि कहता है कि 10th मेजर जो वो डॉन था और ब्राइट और क्लियर था। पास्ट फ्यू डेज वो काफी बिजीज हो रखा था, मतलब सराउंडेड क्लोजली बाय डिग्नेटरीज और जो भी वर्ल्ड लीडर्स हैं जो कि आ रहे थे अपने रिस्पेक्ट देने के लिए इनॉग्रेशन से पहले। कहते हैं जो इनॉग्रेशन थी वो लार्जेस्ट गैदरिंग होगी इंटरनेशनल लीडर्स की साउथ अफ्रीका सॉइल के ऊपर, मतलब साउथ अफ्रीका में। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheatre formed by the Union buildings in Pretoria. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of rainbow gathering of different colors, nations, and installation of South Africa's first democratic non-racial government. On the lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zanani. On the podium, Dr. Clark was the first one and second deputy president. The Thabo Mbeki was sworn in the first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and devote myself to the well-being of the republic and its people. To the assembled guests of watching world, I said. तो इसमें क्या होता है कि कहते हैं कि जो सेरेमनीज थी वो लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर में टिके। एम्फी थिएटर मतलब अ बिल्डिंग विदाउट अ रूफ और विद मैनी रोज ऑफ सीट्स राइजिंग इन स्टेप्स टिपिकल ऑफ एंशिएंट ग्रीस रोम। फॉर्म बाय यूनियन मतलब यूनियन बिल्डिंग्स जो कि प्रिटोरिया में थी वहां से बनी थी। कहते हैं डिकेड से जो सीट थी वो व्हाइट सुप्रीमेसी मतलब व्हाइट पीपल के हैंड में थी। और कहते हैं कि अब ये साइट ऑफ रेनबो हो गया था जहाँ पे डिफरेंट कलर्स और नेशंस की इंस्टॉलेशन मतलब हो रही थी साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट में। कहते हैं कि उस लवली ऑटम डे पे वो उसकी डॉटर के साथ था जैनानी जिसका नाम था। ऑन द पोडियम जो मिस्टर डॉक्टर डी क्लर्क थे वो कहते हैं वो फर्स्ट वन थे डेप्टी सेकंड डेप्टी प्रेसिडेंट के लिए। और उसके बाद थाबो मेकबी था जो फर्स्ट डेप्टी प्रेसिडेंट थे। जब कहते हैं जब मेरी बारी थी तो उन्होंने प्लेज किया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करेंगे और डिवोट किया कि वो रिपब्लिक के वेलबींग हो गए और उसके पीपल के। तो मतलब ये सब होता है कि मतलब ये इनकी स्ट्रगल के बारे में बताया गया स्टोरी में कि कैसे इन्होंने स्ट्रगल किया एक अच्छे सोसाइटी के लिए, मतलब जिसमें कोई कास्ट का वो ना हो कि ये तो काला है ये सफेद है वैसे वगैरह वगैरह। टुडे ऑल ऑफ अस डू by our presence here confer glory and hope to the newborn liberty out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born in a society of which all humanity will be proud. We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the hope of the country of what is, after all, a common victory of justice, for peace, for human dignity. dignity. तो इसमें क्या होता है कि कहता है कि आज हम सारे इधर प्रेजेंट है, ग्लोरी को कॉन्फर करते हैं, मतलब एक इधर इस वर्ड का मतलब है गिव, कॉन्फर ग्लोरी और होप की जो कि न्यूबॉर्न लिबर्टी थी मतलब आजादी थी जो न्यू। कहते हैं कि एक्स्ट्रा कहते हैं कि हमारे एक्सपीरियंस से बाहर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर था जो कि काफी लॉन्ग तक लास्ट किया। कहता है और अब हमें एक ऐसी सोसाइटी का जन्म करना होगा जहाँ पे ह्यूमैनिटी को भी प्राउड होना चाहिए। तो कहते हैं कि हम जो थे आउटलॉज थे, मतलब जो कि जिनकी कदर नहीं की जाती थी, उन्हें बहुत कम प्रिविलेज मिलती थी नेशन को होस्ट करने की। लेकिन कहते हैं अब हम अपने थैंक करते हैं इंटरनेशनल गेस्ट को जो कि हमारे पास है पोजेशन टेक करने के लिए पीपल के। और आफ्टर ऑल कहते हैं कि कॉमन विक्ट्री है फॉर पीस और ह्यूमन डिग्निटी, मतलब ह्यूमन की जो इज्जत होती है कि मतलब उसको रिस्पेक्ट, उसकी बात चल रही है इधर अभी। We have at last achieved our political uh, emancipation. We pledge ourselves to liberate our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, starvation, gender, and other discrimination. Never, never, and never again shall it be
that this beautiful land will experience an oppression of one by another. The sun shall never set on as a glorious human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. तो क्या है कि एट लास्ट उन्होंने पॉलिटिकल एमेनिफिकेशन अचीव कर लिया मतलब फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन मतलब पहले रिस्ट्रिक्शन थे कि ब्लैक वो लड़ नहीं सकते थे वो जो थे वो क्या कहते हैं पॉलिटिकल इलेक्शंस और मतलब पॉलिटिकली आ नहीं सकते थे सिर्फ वाइट का ही हक था उस पे कहते कि हम प्लेज करते कि सबको पढ़ा लिखा बनाएंगे लिबरेट करेंगे सबको और कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी डेप्रिवेशन और सर्वेशन डेप्रिवेशन का मतलब स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वन राइटफुल बेनिफिट्स और डिस्क्रिमिनेशन मतलब बीइंग ट्रीटेड डिफरेंटली और अनफेवरबली में मतलब डिफरेंट डिफरेंट जिसमें जैसे हम कहते हैं कि काले को ये कम मिलना चाहिए सफेद को ज्यादा मिलना चाहिए उस हिसाब से तो कह रहे कि कभी कभी अब कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब वापस से ऐसे मतलब मतलब ऐसे हो जाए कि डिस्क्रिमिनेशन हो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो वगैरह हो तो ये कहते हैं कि लेट द फ्रीडम रेन मतलब गॉड ब्लेस अफ्रीका फ्रीडम को उभरने दो मतलब कहीं पे भी चेंज में नहीं होना चाहिए मैन को और फिर कहता है कि गॉड ब्लेस अफ्रीका कि मतलब अफ्रीका को गॉड ब्लेस मतलब हम कहते हैं जैसे वैसे ही कह रहा है A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. Only moments before, the highest generals of South African Defence Force and police, their chests bedecked with ribbons and medals from the days gone by, saluted me and pledged their loyalty. I was not unmindful of the fact that was not many years before they would not have saluted but arrested me. Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail on black, red, green, blue, and goal of the South African flag. The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of whites singing Fosi Shegal I Africa and blacks singing D Stem, the old anthem of Republic. Although the day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon knew the words by heart. तो कहते हैं कि कुछ देर के बाद फ्यू मोमेंट उन्होंने अपनी आईज को लिफ्ट किया एक स्पेक्टेकुलर अरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स मतलब एक इम्प्रेसिव डिस्प्ले टाइप जहाँ पे हेलीकॉप्टर्स ट्रूप कैरियर्स परफेक्ट फॉर्मेशन में यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर फ्लाई कर रहे थे कहते हैं ये सिर्फ डिस्प्ले पिन पॉइंट प्रिसाइजन और मिलिट्री फोर्स का नहीं था पर एक डेमोन्स्ट्रेशन था मिलिट्रीज लॉयल्टी और डेमोक्रेसी जो कि न्यू गवर्नमेंट को भी फ्रीली और फेयरली इलेक्टेड को दी जा रही है तो मतलब एक टाइप से खुशी मना रहे थे ये तो कुछ ही months बिफोर जो हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस थे और पुलिस के थे उनके चेस्ट को बेडक किया था रिबन्स के साथ मतलब बांधा गया था और मेडल्स एक डे बिफोर दिए थे सल्यूटेड किया था उन्होंने उसको सल्यूट किया था प्लेज किया था उनकी लॉयल्टी को क्या था वो अनमाइंडफुल नहीं थे मतलब कॉन्शियस नहीं थे इतने पर इतने ईयर्स अगो उनको सैल्यूट नहीं करते थे बट अरेस्ट किया गया था क्या था शेवरॉन ऑफ एम्पाला शेवरॉन मतलब पैटर्न शेप ऑफ वी मतलब वी में जेट्स तो जो वो स्मोक लेते हुए ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू और गोल्ड कलर का स्मोक छोड़ते हुए गए जो कि न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग के कलर्स थे कहते हैं कि वो डे जो था उसको सिंबलाइज किया गया था उसके लिए दो नेशनल एंथम गाते हुए जो व्हाइट्स गा रहे थे कोसी से आई अफ्रीका गा रहे थे और जो ब्लैक्स थे वो डी स्टेम गा रहे थे जो कि ओल्ड एंथम था रिपब्लिक का कहते हैं कि उस डे किसी भी ग्रुप को लिरिक्स नहीं पता थे एंथम के और वो कहते हैं कि डिस्पाइस्ड मतलब हैव वेरी लो ओपिनियन कि वो ओपिनियन बहुत लो था कि उनको जल्दी ही उनको सारे लिरिक्स हार्ट से रिमेम्बर हो जाएंगे मतलब बहुत प्यार था उनको अपने कंट्री से On the day of inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. It was the first decade of 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth. The white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. The structure they created formed the basis of the one of the harshest most inhuman societies of the world has ever known. Now, in the last decade of the 20th century and my own 88th
decade as a man, the system had been overtuned forever and replaced by one of that recognized the rights and the freedoms of the people regardless of the color and the skin. That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people, people whose suffering and courage can never be counted and repaid. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all the African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had brought. तो वो कह रहा है कि जिस दिन इनॉग्रेशन होनी थी उस दिन वो काफी ओवरहेम था। मतलब जैसे कहते हैं ना कि हम दबे हुए थे किसी चीज के नीचे, तो कहते हैं कि मैं सेंस ऑफ हिस्ट्री के नीचे दबा हुआ था। कहते हैं कि जो फर्स्ट डिकेड था 20th सेंचुरी का, कहता है कुछ ईयर आफ्टर एंग्लो बियर वॉर, जब वो उसके ओन बर्थ के पास था, जो वाइट स्किन पीपल थे साउथ अफ्रीका के, वो डिफरेंसेस बढ़ाते थे सिस्टम के बीच में, रेशियल डोमिनेशन डार्क स्किन पीपल्स के उनके ओन लैंड के बीच में, जो कहते हैं जो स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ वो उनको एक हार्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज ऑफ द वर्ल्ड एवर नोन बना दिया गया। कहता है कि जो लास्ट डिकेड था 20th सेंचुरी और उसका खुद का 8th डिकेड एज अ मैन, मतलब वो 80 ईयर्स के हो गए होंगे, जो सिस्टम था वो ओवर ट्यून हो गया हमेशा के लिए और रिप्लेस हो गया, जो कि राइट्स थे फ्रीडम ऑफ पीपल रिगार्ड उनके कलर को और स्किन को अनदेखा करते हुए। कहता उस दिन एक अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस जो थाउजेंड ऑफ उसके पीपल, मतलब ब्लैक के पीपल जो सफर कर रहे थे करेज के कारण और रिपेड नहीं हो सकते थे। कहता उस दिन उसको लगा कि कहते हैं कि वो काफी उन दिनों हुआ जिस दिन मतलब वो उसको फील हुआ कि वो सिर्फ अफ्रीकन पैट्रियट्स के पीछे थे। कहते हैं वो लंबी और नोबल लाइन एंड होगी और फिर से उनके साथ स्टार्ट होगी। कहते हैं उनको काफी पे, क्योंकि वो उनको थैंक यू नहीं कह सके थे, शुक्रिया नहीं कर सके थे वो देख नहीं पाए कि क्या उन्होंने सेक्रीफाइसेस किए। मतलब काफी दुख भरा था इनका, मतलब इनको जैसे फ्रीडम लेना तो काफी चलो ठीक है था, पर ये वाला जो था ना कि ब्लैक और व्हाइट के बीच का डिफरेंस हटाना, ये काफी दुख भरा था। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sissulus, the Chief Lithulis, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Sobuks of our time, men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that like many never have been known again. Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character. My country is rich in minerals and gems that lie beneath in soil, but I have always known that its greatest wealth is people finer and truer than the purest diamonds. तो इसमें क्या कहते हैं कि जो पॉलिसी था एपिथेराइड का, जो पॉलिसी थी जो एपिथेराइड की थी कि जिसमें वो डिस्क्रिमिनेशन करते थे, वो काफी उनके दिल में और कंट्री के पीपल में दुख लाया था। कहते वो काफी ईयर स्पेंड करेंगे कि जनरेशन नहीं लेकिन काफी ईयर स्पेंड करेंगे इस दुख को रिकवर करने में। पर जो डिकेट्स ऑपरेशन के, ब्रूटैलिटी के और अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट के, वो काफी उन्होंने काफी प्रोड्यूस किए। मतलब जैसे महान इंसान प्रोड्यूस किए, जैसे अब प्रॉब्लम आती है तो कोई सॉल्व करता है, तो ये 6 बंदे, ओलिवर ताम्बो, वॉल्टर सिसुलू, चीफ लुथिलू, यूसुफ डैडू, ब्राम फिशर एंड रॉबर्ट, ये सब इसी वजह मतलब काफी लोग बंदे इनसे मतलब बने, लीडर्स बने इसके चक्कर में, जिनके पास काफी करेज, विजडम और जेनरोसिटी थी, जो कभी किसी को पता भी नहीं होती। कहता है काफी ऑपरेशन की डेप्थ रिक्वायर करता है इतनी हाइट्स ऑफ करेक्टर बनाने के लिए। कहते हैं कि उनकी कंट्री मिनरल से और जेम से रिच है, जो कि उनके मिट्टी के नीचे है। और कहते हैं मुझे पहले से ही पता है कि ग्रेटेस्ट वेल्थ तो इनकी पीपल है, जो कि फाइनर और टूअर है, प्योरेस्ट डायमंड से भी ज्यादा फाइनर और टूअर है, मतलब सच्ची। It is a form of this.
It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Time and again, I have seen men and women risk and give their lives for an idea. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he what does not feel afraid, but who conquers that fear. No one is born hating another person because of his color and his of his skin or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to human heart than its opposite. Even in the grimmest times of a prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in the guards. I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was not enough to reassure me and keep going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never be extinguished. तो कहता है कि ये उसके ग्रुप ऑफ पीपल जो थे स्ट्रगल के साथ, जो उसके ग्रुप ऑफ पीपल थे जो स्ट्रगल कर रहे थे, उसने उन्हीं से सीखा करेज का मतलब। समय और वापस से उसने देखा है कि मैन वुमेन सारे रिस्क करते हैं अपनी लाइफ्स को एक आइडिया के लिए। कहते जो मैन है वो स्टैंड करते हैं अटैक्स के लिए और टॉर्चर के लिए बिना टूटे, अपनी ताकत दिखाते हैं और रेजिलियंस दिखाते हैं। रेजिलियंस मतलब एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप, रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट्स, मतलब काफी स्ट्रगल करते हैं और अपनी इमेजिनेशन दिखाते हैं। उन्होंने सीखा कि जो करेज होता है वो उसका मतलब ये नहीं है कि एब्सेंस ऑफ फियर, कहता है पर उसके ऊपर विक्ट्री ले लेना। ट्रिम्फ का मतलब विक्ट्री ले लेना। जो ब्रेव मैन होता है ये नहीं है कि मतलब वो अफ्रेड नहीं फील करता, पर जो अफ्रेड के ऊपर जीत पा लेता है, मतलब डर के आगे जीत कहते नहीं है, मतलब वो कर लेता है। कहते हो कोई बॉन्ड नहीं कर सकता हेटिंग ईच अदर। उसके कलर, किसी को हेट नहीं करना चाहिए एक दूसरे को उसके स्किन के कलर या फिर उसके बैकग्राउंड के कारण या फिर उसके रिलीजन के कारण। पीपल को नफरत करने को सीखना चाहिए, क्योंकि अगर वो नफरत कर पाएंगे तो उन्हें प्यार करना भी आ जाएगा, और प्यार नेचुरली तब आता है जब ह्यूमन हार्ट को उसका ऑपोजिट आता हो। कहते हैं कि जब गंदे से गंदा टाइम था उसके प्रिजन का, जब उसके कॉमरेड्स और उसे पनिश किया गया था, तो उसे एक ग्लिमर ह्यूमैनिटी की दिखाई देती थी। पुश टू लिमिट्स का मतलब होता है कि लास्ट पॉइंट ऑफ और एबिलिटी टू बियर पे, मतलब बहुत तंग परेशान किया गया था उनको। कहता है उसके एक गार्ड में ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, मतलब थोड़ी सी ह्यूमैनिटी, मतलब इंसानियत थी कुछ सेकंड के लिए, पर वो इतना नहीं था कि वापस से शो कर सके। जो मैन की गुडनेस होती है वो फ्लेम हिडन हो सकती है पर कभी खत्म नहीं हो सकती। तो इन्होंने दिखाया गया है इस स्टोरी में कि कितनी ज्यादा स्ट्रगल की गई, मतलब इनको कितना तंग किया गया, टॉर्चर किया गया, कि मतलब कि जो ये हटाने की कोशिश कर रहे थे कि ब्लैक और व्हाइट के बीच का डिफरेंस उसके लिए। In life, every man has twin obligations: obligations to his family, to his parents, to his wife and children. And he has an obligation to his people, his community, his country. In a civil and humane society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of these obligations. In South Africa, a man of color who attempted to live a human being was punished and isolated. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to people was inevitably ripped from his family and his home and forced to live a life apart. A twilight existence of secrecy and rebellion. I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father, and a husband. I was born with a hunger to be free. I was born free in every way that I could know. Free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of the slowing moving bulls. As long as I obeyed my father, I abided my customs of my tribe, I was not troubled by the laws of the man or God.
तो कहते हैं कि एक लाइफ में एक मैन के पास टू ऑब्लिगेशंस ही होती है। एक उसकी फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ, चिल्ड्रन, और और दूसरी ऑब्लिगेशन की जो टाइप होती है वो पीपल, कम्युनिटी और कंट्री की तरह होती है। एक सिविल और ह्यूमेन सोसाइटी में जो एक मैन होता है उसे दोनों ऑब्लिगेशंस फिल करने का इंक्लिशन मतलब टेंडेंसीज ऑफ बिहेवियर, नेचुरल टेंडेंसी और एबिलिटी होती है। पर एक कंट्री लाइक जैसे साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री है, तो उसमें एक मैन के लिए इम्पॉसिबल है अपने बर्थ के और उसके कलर पे डिपेंड करते हुए उन ऑब्लिगेशंस को फिल करना। जो साउथ अफ्रीका था उसमें जो मैन ऑफ कलर था मतलब अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग, उसे पनिश्ड और आइसोलेट कर दिया जाता था। और जो साउथ अफ्रीका में अगर एक आदमी था जो अपने ड्यूटी को फुलफिल करने की कोशिश करता था, उसे इनएविटेबली मतलब अनअवॉइडेबली रेप किया जाता था, तंग किया जाता था, अपनी फैमिली से अलग कर दिया जाता था उसे, और उसे उसके लाइफ से अपार्ट मतलब दूर और एक ट्विटलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी और रेबेलियन में लिव करने के लिए भेज दिया जाता था। कहता है बिगिनिंग में वो अपनी जो पीपल था उनको अपनी फैमिली के अबव प्लेस करने के उसके मतलब टेम्पटेशन नहीं थे। पर जब उसने अटेम्प्ट किया ना सब पीपल करना, तो उसने देखा कि वो अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं किया एज अ सन, एज अ ब्रदर, एज अ फादर और अ हस्बैंड, मतलब ऐसे उसने कोई भी ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं की। कहता है आई वॉज बॉर्न फ्री मतलब वो हर जगह फ्री था एवरी वे। जितनी चीजें जानता था उसमें सब में फ्री था। वो फ्री था कि फील्ड्स में अपनी मम्मी के हट के पास दौड़ना, स्विम करना क्लियर स्ट्रीम में, अपने विलेज के आसपास दौड़ना और खाना पकाना अंडर स्टार्स एंड राइड अब्रॉड ऑफ बैग्स स्लोइंग मूविंग हिल्स। कहता कि जब तक उसने अपने फादर को ओबे किया मतलब फादर की बात माने, उसे कोई ट्रबल नहीं करता था, कोई भी लॉज ऑफ मैन और गॉड उसे ट्रबल नहीं करते थे। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom has already been taken from me, that I began to hunger for it. At first, as a student, I wanted to freedom only for myself. The transitory freedoms of being able to stay out at night. The transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased, and where to go I choose. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential for earning my keep or marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. But when I slowly saw that was not was only was I not free, but my brothers and sisters were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. It was not the desire of the freedom my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove law-abiding alternative to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life, life-loving man to live like a monk. तो इसमें बताता है कि मतलब उसने कितना पहले वो जब छोटा था तब वो ये सोचता था कि वो फ्रीडम कि मतलब उसे सिर्फ अपनी फ्रीडम चाहिए थी, इतने तक तो ये बताया है। लेकिन कहते हैं जब वो जोहान्सबर्ग में गया तब उसे समझ आया कि फ्रीडम सिर्फ उसकी नहीं ली जा रही है, मतलब फ्रीडम सबकी ली जा रही है। यहाँ पे उसने देखा कि सारी फ्रीडम उसके अलावा उसके भाई बहनों की भी फ्रीडम ली जा रही है। सिर्फ उसी की फ्रीडम नहीं है जो कि उसके लिए उसको नहीं मिल रही है, बाकी सबकी बहुतों की भी फ्रीडम है जो कि ले ली गई है। कहता है कि ये उसकी फ्रीडम का डिजायर था उसके पीपल का कि फ्रीडम में फ्रीली जीना है, रिस्पेक्ट के साथ जीना है। मतलब ये सब बताया गया कि कितना ट्रबल हो रहा था पीपल को, मतलब सारे जो उसके नेशन के पीपल थे उसको कितना प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि उनको फ्रीडम ही नहीं मिल रही थी, ना उनको रिस्पेक्ट मिल रहा था, ना वो डिग्निटी से रह पा रहे थे। सिर्फ जो वाइट्स थे सिर्फ वो ही रह पा रहे थे, मतलब क्योंकि उनका कलर ब्लैक था तो उनको मौका ही नहीं मिल रहा था। I am no more virtuous or self-sacrificing that next man, but I found that I could not even enjoy the poor and the limitation freedom I was allowed when I knew my people were not free. Freedom is indivisible, the chains of any one of my people, but the chains of all of them.
द चेन्स ऑफ ऑन माई पीपल वर द चेन्स ऑफ मी। तो कह रहे हैं कि जो वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइस कहता है आई एम, क्या वो वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मैन नहीं है जैसे कि पहले था। कहता है पर कहता है पर वो उसने देखा कि वो तो अब पहले उतनी भी फ्रीडम नहीं जी पा रहा था जितनी वो पहले जी रहा था जब उसे पता था कि उसके पीपल फ्री नहीं है। कहता फ्रीडम इनडिविजिबल है, कि उसके पीपल पे कोई भी चेन आती है, मतलब उसके बंदों पे कोई भी अगर फ्रीडम की चेन आती है तो वो उसकी है, मतलब उसको भी वही सेम प्रॉब्लम से फेस करना पड़ेगा। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of the prejudice and narrow mindless. I am not truly free. I am taking away someone else's freedom just as surely I am not free when my freedom is taken away from me. The oppressed and the oppressor like are robbed of their humanity. तो मतलब यही है कि उसमें कह रहे हैं कि जो मैन किसी दूसरे का फ्रीडम टेक करता है वो प्रिजन के लायक है, मतलब उसे प्रिजन में डाल देना चाहिए। वो कहते हैं उसे बार्स के बीच में लॉक कर देना चाहिए प्री के, मतलब अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीजन। कहता है कि अगर मैं ट्रूली फ्री नहीं हूँ तो मैं किसी और की भी फ्रीडम ले रहा हूँ। तो मतलब इसमें ये बताया गया कि कितनी मुश्किल से उन्होंने ब्लैक के लिए भी इक्वल राइट चूज किया, मतलब जो वाइट्स थे वो एक टाइप से ब्लैक पे रूल कर रहे थे। कैसे नेल्सन मंडेला ने जेल भी काटा लेकिन तब भी उनको कितनी मुश्किल हुई उसके बाद भी फ्रीडम लेने के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड।